कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया है। विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है। पीएम निवास 7 आरसीआर पर कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है कैबिनेट की इस बैठक में। तो जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि इसी वजह से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है ताकि दिल्ली की स्थिति पर कोई फैसला जल्द से जल्द लिया जा सके, वो फैसला ले लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी, दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफारिश मंजूर कर ली है कैबिनेट ने। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है 7 आरसीआर से। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो मकसद था इस इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग का वो पूरा हो गया है। एलजी ने जो सिफारिश भेजी थी दिल्ली विधानसभा को भंग करने की, उसको कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है और कैबिनेट ने इसको मंजूर करने के बाद सीधे राष्ट्रपति भवन भेज दिया है। राष्ट्रपति भवन से इसको राष्ट्रपति अधिसूचित कर देंगे और इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी कि दिल्ली विधानसभा अब भंग हो गई है। और इसकी एक सूचना चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी ताकि चुनाव आयोग 3 जो उपचुनाव होने विधानसभा के उनको रद्द करके और आम विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर सके। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 2 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ा था और उसका जो हल निकाला जा रहा था वो यही था कि दिल्ली विधानसभा भंग कर दी जाए। बीजेपी की तरफ से कल ये साफ कर देने के बाद कि वो सब साफ करने के लिए जो एक औपचारिकता थी अब वो भी पूरी कर ली गई है, यही इसका मतलब हो गया साफ तौर पर विकास? जी हाँ, बिल्कुल। जो औपचारिकता बाकी थी बीजेपी के मना करने के बाद वो औपचारिकता पूरी कर ली गई है। केवल औपचारिक अधिसूचना अब जारी होना बाकी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद दिल्ली विधानसभा भंग मान ली जाएगी। जी, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया बड़ी खबर बता रहे हैं हमें। कैबिनेट ने फैसला ले लिया है, विधानसभा भंग करने की सिफारिश कैबिनेट ने मंजूर कर ली है। दिल्ली विधानसभा भंग, अब चुनाव होगा। हालांकि अभी अधिसूचना राष्ट्रपति भवन से कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है। मकसद यही था कैबिनेट की इस बैठक को बुलाने का, क्योंकि पहले से तय नहीं थी कैबिनेट की यह बैठक कि दिल्ली के अंदर जो एक सियासी संकट की स्थिति बनी हुई है उसका कोई हल ढूंढा जाए। मेरे सहयोगी विकास लगातार इस खबर पर मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, सियासी संकट, सियासी जड़ता एक दिल्ली के अंदर जो बनी हुई थी, अब उसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव का रास्ता साफ दिल्ली में अब? बिल्कुल, चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कल से ही ये स्थिति साफ होने लगी थी कि शाम तक होते होते राष्ट्रपति शासन विधानसभा भंग होने की स्थिति बन जाएगी। एलजी अपनी रिपोर्ट दे देंगे। अब एलजी की रिपोर्ट सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंची, उसके बाद राष्ट्रपति भवन ने उसको स्वीकार करके गृह मंत्रालय भेज दिया। गृह मंत्रालय में चूंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, इसलिए उनकी जगह इसको रिपोर्ट को गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कैबिनेट में रखा। कैबिनेट ने इसको तुरंत स्वीकार कर लिया, मंजूर कर लिया और राष्ट्रपति भवन अधिसूचना के लिए भेज दिया गया है। थोड़ी देर बाद इसकी सूचना जारी हो जाएगी और जाहिर तौर पर दिल्ली में एक नई राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब दिल्ली अब चुनाव के लिए फिर से एक बार तैयार है। तकरीबन 1 साल पहले चुनाव हुए थे और उसके बाद फिर से अब चुनाव के लिए दिल्ली फिर से तैयार हो गई है। तमाम राजनीतिक दल जो कि सरकार, बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र जी, कैबिनेट ने मंजूर कर ली है सिफारिश दिल्ली विधानसभा भंग करने की। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का उत्साह जो है वो चरमोत्कर्ष पर है और दिल्ली में भारी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं, लेकिन अब जब चुनावी मैदान में आप उतरेंगे तो इस सवाल का जवाब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिरकार बीजेपी ने इतना वक्त क्यों लगा दिया ये फैसला लेने में? देखिए, ये फैसला उपराज्यपाल के स्तर पर और राष्ट्रपति के स्तर पर होना था। हमने तो हमेशा यही कहा था कि जब भी हमसे पूछा जाएगा, हमें आमंत्रित किया जाएगा, हमसे कोई अपेक्षा की जाएगी, हम अपना रुख स्पष्ट कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा कहा वैसे ही आपकी मिलीभगत की तरफ ही इशारा करती रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। और झूठ पर आधारित, गुमराह करने पर आधारित और यू टर्न पॉलिटिक्स पर विश्वास रखने वाले लोग, जिन्होंने कल भी पैतरा बदला और कहा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को आमंत्रित किया जाए सरकार बनाने के लिए, इससे बड़ा हास्यप्रद और घटना क्या हो सकती है। तो ये तो बार बार
बार बार जनता के बीच में जिस तरह की छवि अपनी बना रहे हैं कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि आर यू सीरियस। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये साफ कर रही है कि अरविंद केजरीवाल होंगे मैदान में। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब जगदीश मुखी को दिल्ली में उतारेगी अरविंद केजरीवाल से मुकाबले के लिए। यही स्थिति बनेगी क्या दिल्ली में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये विषय तय करता है और जैसा हमारे प्रभारी जी ने कहा है, प्रभात झा जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे को आगे लाए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह महाराष्ट्र में, जिस तरह हरियाणा में, जिस तरह से झारखंड में और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 2 प्रदेशों में जिस तरह सफलता मिली है अभी और आगे मिलने की उम्मीद है, निश्चित रूप से हमारे प्रभारी जी जो कह रहे हैं वो उपयुक्त कह रहे हैं, लेकिन ये फैसला पार्टी की हाईकमांड करेगी। नहीं, तो मेरा विषय नहीं है कि अपना चेहरा खुद सामने करे। क्यों नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे छुपना चाहती है दिल्ली बीजेपी? ये देखिए, मैं समझता हूँ ये सवाल जो है बिना किसी कारण के है और मैं नहीं समझता कि जो बात मैं कह चुका हूँ उसकी बार बार आप पुनरावृत्ति करेंगे तो शायद मैं लगता है कि टीवी अपना समय शायद व्यर्थ करेगा। जी विजेंद्र जी, आप रहिए मेरे साथ। आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष खेतान साहब, आप लोग तो बेकार में ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी होगा दिल्ली में। बीजेपी तो कह रही है नहीं, हमारा चेहरा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। देखिए, नरेंद्र मोदी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, ये दिल्ली की जनता भी जानती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके सामने देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। देश के फॉरेन रिलेशंस क्या होने चाहिए, फॉरेन नीति क्या होनी चाहिए, देश की आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये कहना कि जगदीश मुखी नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, तो बीजेपी मुझे लग रहा है कि पहले दिन से ही अपनी हार मान रही है कि उनके पास न दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है, न दिल्ली के लिए कोई नेता है, न दिल्ली के लिए कोई साफ सुथरा चेहरा है। अगर ये हालत है बीजेपी की, तो मुझे लग रहा है कि ये इसी वजह से बीजेपी दिल्ली में चुनाव से भाग रही थी। इसी वजह से दिल्ली में 8 महीने से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और बीजेपी के सारे स्पोक्स पर्सन आज भी टीवी चैनल पे जाने के लिए तैयार नहीं है। और विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। आशीष खेतान कह रहे हैं कि चेहरा पहले भी कहा कि गुमराह करने वाली झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, लोगों के बीच में अफवाह फैलाने की राजनीति करने वाले लोगों से मैं समझता हूं कि अपने को बचा के रखना ही हमारे लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि ये कब यू टर्न ले जाएं, कब ये बात अपनी बात से पीछे चले जाएं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा इनके तमाम आरोपों पर कि काठ की हांडी जी आशीष जी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जनता आप लोगों को पहचान चुकी है और इस समय देश की जनता नहीं है। दिल्ली की बड़ी समस्याएं, पानी, बिजली, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसका कैसे निदान होगा? आपके पास कोई इसके लिए प्लानिंग नहीं है और आपके पास एक साफ सुथरा चेहरा भी नहीं है दिल्ली में जिसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। इसलिए आप चुनाव से भाग रहे थे और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के थ्रू बैकडोर से आप दिल्ली की सरकार चला रहे थे और बाद में आपके शेर सिंह डागर पकड़े गए, हमारे विधायक को 4 करोड़ रुपए देते हुए। आशीष खेतान, आप जो सवाल पूछ रहे हैं विजेंद्र गुप्ता से, मैं उनका जवाब लूंगी, लेकिन पहले लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी तय करेगी क्या कि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? क्या आम आदमी पार्टी मोदी से डर गई है कि वो जानबूझकर इस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी बनाना चाहती है? आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनौती जरूर देगी कि कृपया करके बीजेपी बताए कि उनका मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन है। हमारी जानकारी के अनुसार जगदीश मुखी हैं। अगर जगदीश मुखी के नाम को लेकर इनको इतनी शर्म आ रही है तो मना कर दे कि जगदीश मुखी हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं है और फलाने व्यक्ति हैं। अगर उनको मुखी इतने शर्मसार लगते हैं तो कोई और चेहरा बता दें कि ये हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कोई तो बताना पड़ेगा, जैसे इन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इन्हें बताना पड़ेगा कि आखिर अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा। हम बता रहे हैं कि दिल्ली में हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा, दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होगा। ये क्यों नहीं बता सकते? विजेंद्र गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए दिक्कत यही है, चुनाव के लिए तैयार ही नहीं है बीजेपी, सीएम कैंडिडेट तक नहीं बता पा रही है, इसी वजह से दिल्ली में चुनाव से भाग रही थी और अब फिर से नरेंद्र मोदी का नाम आगे कर रही है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, ये नॉन सीरियस लोग हैं, ये कंफ्यूजन फैलाने वाले लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनसे चर्चा में भाग लिया जा सके, क्योंकि ये एक स्तर से नीचे उतरकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच में, जनता अब इनको जान चुकी है। जिस तरह से 49 दिन में ये सरकार छोड़कर भागे थे, लोगों को सब पता है किस तरह बार बार इन्होंने बच्चों की झूठी कसम खाने वाले लोग जो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं,
और दिल्ली के अंदर अफवाह फैलाते हैं। झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रचार है। मैं समझता हूँ कि ये काबिल नहीं है कि इनके सवाल यही झूठा प्रचार आप 8 महीनों से कर रहे हैं। नहीं किया है। आप दिल्ली की जनता से भाग रहे थे, आज भगौड़े आप साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको साबित कर दिया कि आप भगौड़े हैं। हम इतना कह सकते हैं, आपकी राजनीति ने साबित कर दिया कि असली भगौड़े आप हैं। काट की आंधी दिल्ली की जनता का सामना करने से आप भाग रहे थे, चुनाव से भाग रहे थे, दिल्ली को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने से भाग रहे थे, बात को पूरा ना चुनी हुई सरकार दिल्ली को देने से भाग रहे थे, जाहिर करता है दिल्ली को एक ईमानदार विकल्प देने से भाग रहे थे। विजेंद्र गुप्ता, आशीष खेतान, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। और आशीष खेतान, आपसे बड़ा सीधा सवाल कि बीजेपी ने तो देखिए तैयारी कर ली है, आपकी जो 49 दिन की सरकार थी उसी की कमियां लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी, आपकी रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही होगी कि हमने 49 दिनों में जो भी उपलब्धियां हमारी थी हम वो दिल्ली की जनता के सामने ले जाएंगे। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों से दलाल भाग गए थे, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगी थी, अस्पताल में डॉक्टर टाइम से बैठने लगे थे, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अध्यापक टाइम से आने लगे थे, पढ़ाई होने लगी थी, सरकारी दफ्तरों में काम लोगों के होने लगे थे, रिश्वतखोरी खत्म हो गई थी, दिल्ली पुलिस की जो हफ्ता वसूली थी और एमसीडी की जो हफ्ता वसूली थी वो खत्म हो गई थी, पानी की समस्या हल हो गई थी, पानी टैंकर माफिया खत्म हो गया था, बिजली के दाम हमने आधे कर दिए थे, बिजली कंपनियों का ऑडिट हमने 49 दिन की कमियां है या ये तो 49 दिन की उपलब्धियां गिना दी यहाँ पर आशीष खेतान ने, क्या करेंगे आप? इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब यकीनन उनके पास होगा। फिलहाल संपर्क कट गया है, ये नहीं कहना चाहिए कि उनके पास जवाब नहीं है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी मैदान में अब ये पार्टियां उतरेंगी और तय आपको करना है, आपका फैसला क्या होगा। हम फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, माफ कीजिएगा, फिलहाल ब्रेक नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से ये सियासी तस्वीर जो लगातार बदल रही है दिल्ली के अंदर। कैबिनेट की बैठक जिसमें मोहर लगा दी गई है, सिफारिश मंजूर कर ली गई है दिल्ली विधानसभा को भंग करने की, और इस बीच आपको बता दें कि बैठकों का एक दौर जो लगातार शुरू होते हुए हम देख रहे हैं। 1 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके घर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बैठक चल रही है। अनौपचारिक तौर पर यह बैठक बुलाई गई थी। साथ ही साथ शाम 4 बजे बीजेपी ने दिल्ली के अपने सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बीजेपी इस बात पर चर्चा करेगी कि किस रणनीति के साथ पार्टी चुनावी मैदान में उतरे। चुनाव में जाकर के एक दिल्ली को गुड गवर्नेंस और अच्छी सरकार देगी, हमारी प्रतिबद्धता है। आइए हम चल रहे हैं वहीं पर। जी, तो सुना आपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सतीश उपाध्याय, उनकी बात।